नमस्कार साथियों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, कल से आगे छूट गया था कुछ दर्शन के पाठ में, उसको हम पढ़ाएँगे, ठीक है? तो हमने कल आपको ये बता दिया था, प्रस्तावना में क्या-क्या शब्द हैं। कि प्रस्तावना में जो शब्द था पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कोई भी ऐसा पंथ जो ईश्वर तक ले जाता है, जो भी मतलब भारत सरकार उस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत सरकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इस कहने का तात्पर्य ये है। पंथ निरपेक्ष मतलब सरकार उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से अपना काम करे, कोई दखल नहीं रहेगा, ना कोई मतलब है सरकार से, ठीक है? ये भाव रहेगा पंथ निरपेक्ष में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखा कि उसमें जो शब्द आए हैं प्रस्तावना में, एक लोकतांत्रिक आया है, एक गणतंत्रात्मक राज्य आया है। तो गणतांत्रिक देश से तात्पर्य यही है कि जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो राजशाही वंश वंश से नहीं होगा, राजशाही से नहीं होगा, वो हम लोग द्वारा चुना हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति ही होगा। जिसको लोग जो राष्ट्र का प्रमुख, वो अगर इस तरह चुन के आया हुआ हो या अप्रत्यक्ष रूप से ही चुन के आया हुआ हो, अगर वो सार्वजनिक पद मतलब चुने हुए व्यक्ति द्वारा हुआ है, तो उसको हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। इसलिए हम लोग जो राष्ट्रपति हैं, वो ये कहलाएगा कि ये गणतांत्रिक है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष विधायकों संसद द्वारा चुना गया हुआ है। अच्छा, इसको अगर आप ये बोलेंगे, ये हो गया। अच्छा, लोकतांत्रिक तब क्या बोलेंगे? तो लोकतांत्रिक में ये हमने वो बताया था जो अब्राहम लिंकन जी ने बोला था, उनके जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो हम लोगों ने क्या, जो पीएम पद है, प्रत्यक्ष रूप से उस वोट देते हैं, वही हम लोग के लिए हम लोग चुने, उसके बाद हम लोगों के लिए वो काम भी करते हैं। तो ये रहा लोकतंत्र। प्रत्यक्ष रूप से हमने चुना, वो हम पे हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो इस प्रकार जो है उनको हम लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका गणतंत्र। गणतंत्र मतलब कि हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो से सार्वजनिक मतों से रखा गया होगा। एक मतलब कहने का तात्पर्य यही है। तो उसको हम गणतांत्रिक बोलते हैं। लोकतांत्रिक उसे बोलते हैं जो हमारे द्वारा मत दिया गया हो, चुन के आया हो, वो हमारे लिए काम करे, वो लोकतांत्रिक हो गया। मतलब एकदम अच्छे से अगर समझेंगे तो यही निचोड़ आएगा। अब समाजवाद, साम्यवाद क्या है? समाजवाद हमने ने वो पहले ही बताया, जो पूंजीवाद है। पूंजीवाद के खिलाफ जो प्रतिपक्ष में उतरा, वो साम्यवादी ही थे, समाजवादी ही थे। समाजवादियों ने क्या किया था? उन्होंने विरोध किया, भाई ये गलत है, वंचित वर्ग लोगों को भी लेके साथ चलना चाहिए। सिर्फ विरोध किए थे, तो वो समाजवादी थे। अगर विरोध के साथ-साथ अगर हिंसा पे उतर आएँगे, तो उसको साम्यवादी बोलते हैं। ये दो तो ये रहा आपका साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर ये रहा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कुछ जो संविधान के कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको देखते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजी में क्या देखेंगे? तो पहले एक शब्द आता है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत तेज आता है। पहला होता है कि संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, ये शब्द आते हैं, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्या अंतर है? विशेष बातें हम लोग इसको स्पष्ट करता हूँ, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला शब्द आता है संवैधानिक। संवै संवै संवैधानिक पहला शब्द होता है, ये दूसरा शब्द आता है सांविधिक। सा सांविधिक शब्द आता है। तीसरा शब्द आता है गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और चौथा आता है असंवैधानिक। असंवैधानिक, ठीक, ये 4 शब्द आते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हमने ये बताया कि संवैधानिक है, सांविधिक है, गैर संवैधानिक है और असंवैधानिक है। वो हल्के में अगर समझेंगे इसको, संवैधानिक मतलब जो भी
जो भी विभाग, मंत्रालय हमारे संविधान में उल्लिखित है उसमें, तो हम उसको संवैधानिक बोलते हैं, संवैधानिक है। इससे इलेक्शन कमीशन मतलब ईसीसी है ना, जो ईसीई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब वो क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है, वो है। और क्या हो सकता है, और अगर मतलब जितने भी मंत्रालय आप देख लीजिए, जो भी हैं मतलब उसमें उल्लिखित है संविधान में, वो सब के सब ये आपके संवैधानिक निकाय में आएंगे। ठीक है, अभी कहेंगे तो विस्तृत ज्यादा हो जाएगा, एक एक एग्जाम्पल रखेंगे तो चलेगा। संवैधानिक में हम लोगों ने क्या दिखा कि जो इलेक्शन कम जो चुनाव आयोग है वो है। और और सांविधिक में क्या आएगा? सांविधिक मतलब ये हो गया कि जो संविधान में नहीं वर्णित है, पर जो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ कोई विभाग बनाया गया है, उसको हम लोग सांविधिक आयोग बोलते हैं। इससे महिला आयोग हुआ, ये सांविधिक में आ ही जाएगा। और क्या आ सकता है अभी, तो मतलब इससे जो लोकसभा से पारित हुआ हो, ऐसे हम इसको हम सांविधिक बोलते हैं, यानी कानून बनाया गया हो, संविधान से लेकर के कानून बनाया गया हो, उसको सांविधिक विभाग हम बोलते हैं। गैर संवैधानिक क्या है? गैर संवैधानिक क्या है कि ना संविधान में वर्णन हो, ना सांविधिक में वर्णन हो। ये जो मंत्रिपरिषद होता है, तो उनकी सलाहों के द्वारा अगर कोई अगर आयोग आता है, विभाग आता है, तो हम उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक। जिससे हम लोग नीति आयोग है, योजना आयोग था, तो ये गैर संवैधानिक निकाय था। यानी और असंवैधानिक मतलब जो ये तीनों में ना हो, तो ये तीनों में ना हो तो असंवैधानिक है। असंवैधानिक से सीमी गुट हुआ, खालसा धर्म हुआ, मतलब खालसा हुआ, जो खालिस्तान नहीं हो उसको बोलते हैं, खालसा नहीं, खालिस्तान हो। तो ये सब क्या, ये सब असंवैधानिक दर्जे में आएंगे। ठीक है, ये सब रहे सांविधिक में। संवैधानिक में क्या आएगा? जो हमारे संविधान में वर्णित है, जो भी विभाग हो या मंत्रालय है, हम उसको कहेंगे संवैधानिक विभाग है, संवैधानिक मंत्रालय। जो रेल मंत्रालय हुआ, और परमाणु ऊर्जा आयोग, ये भी वर्णन में है, ये भी आ जाएगा। और मतलब ये जो भी ऐसे सब डिपार्टमेंट हैं, तो सब आएंगे। सड़क परिवहन, ये सब डिपार्टमेंट वगैरह सब आएंगे संवैधानिक में। सांविधिक में क्या आएंगे? सांविधिक मतलब हो गया कि जो लोकसभा द्वारा पारित हुआ हो, तो लोकसभा राज्य महिला आयोग इसका अच्छे से एग्जाम्पल हो जाएगा। गैर संवैधानिक योजना आयोग, नीति आयोग, ये मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति से मतलब ये बनाया जाता है। ये सांविधिक और वैधानिक नहीं होते हैं, तो वो गैर संवैधानिक में आएंगे। असंवैधानिक मतलब जो तीनों ना हो, उसको गैर संवैधानिक बोलते हैं। तो ये आपका रहा संवैधानिक, सांविधिक, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सांविधिक है, मतलब वैधानिक विधि से बना हुआ है, ये संविधान में होना चाहिए। ठीक है, और ये गैर संवैधानिक, तो ये है 4 वाक्य। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं, 4 ये हो गया। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है, वो सॉरी, देखते हैं कि संघ क्या है। ये बहुत चर्चा में है, संघ क्या है, परिसंघ क्या है, और क्या टर्मिनोलॉजी आता है, एकात्मक राज्य क्या है, अर्धसंघात्मक राज्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले देखते हैं हम लोग परिसंघ। ठीक है, तो 4 शब्द हो गया। यहाँ देखते हैं, पहला है, ये है परिसंघ क्या है, परिसंघ क्या है। दूसरा, संघ क्या है। तीसरा, अर्धसंघात्मक क्या है, अर्धसंघात्मक, संघात्मक। ठीक, और चौथा है अर्ध अर्ध अर्धसंघात्मक, घात्मक हो गया। ठीक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक, एकात्मक। चलिए ये भी मिटा दीजिए, छोड़िए, अच्छे से नहीं हो पाता। ये है, ठीक। परिसंघ क्या है, संघ क्या है, अर्ध अर्धसंघात्मक क्या है और एकात्मक क्या है, हम इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम
और बहुमत रहेगा बाद में। तो परिसंघ है, संघ है, अर्धसंघात्मक है, एकात्मक है। तो ये 4 शब्द आते हैं। तो 4 शब्द में हम लोग ये देखेंगे कि परिसंघ क्या है? परिसंघ में अगर परिसंघ का उदाहरण लेंगे तो रूस है। रूस रहेगा, जिस रूस जो 1990 से पहले से आप देखेंगे जो यूएसएसआर था, तो उसके बाद वो जो था वो परिसंघ का ही उदाहरण था। परिसंघ में क्या होता है? परिसंघ में उतना बाउंडेशन नहीं रहता। जो जो राज्य मिल करके एक संघ बनाते हैं, इसमें क्या है उसमें उतना ज़्यादा आप कह रहे हैं कि रूल नहीं रहता। रूल मतलब इतना इतना ज़्यादा कड़ाई नहीं रहती है, जितना संघ में रहता है। संघ में ज़्यादा रूल रहता है, ठीक है? और अर्धसंघात्मक मतलब ये दोनों में अर्धसंघात्मक मतलब एकात्मक और संघ में मिल जाएंगे तो अर्धसंघात्मक हो जाएगा। ये कनाडा उदाहरण हो जाएगा, इसी में भारत भी आएगा। एकात्मक मतलब हो गया जो जिससे हम लोग मुगल काल था, दिल्ली सल्तनत था, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब जो भी थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो ये सब एकात्मक राज्य थे। मतलब एक ना एक ही सेंटर से जहाँ राज्य चले, जैसे सऊदी अरब हुआ, अभी उत्तर कोरिया का देख लीजिए, तो ये सब इसमें आएंगे, एकात्मक में ही आएंगे। अभी संघ में जैसे अभी और अच्छे से अगर देखना हो तो हम लोग एक बार और विशेष चर्चा करना हो तो हम लोग एक बार बढ़िया से देख लेते हैं यूएसएसआर के कि मतलब क्या राज्य कैसे बने, वो लोग क्या क्या नाम है, क्यों बने, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये और दूसरी बात, जो स्टेट यूएस मतलब जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके राज्यों से बहुत क्वेश्चन आते हैं और उसके भौगोलिक से भी बहुत जाते हैं। तो ये हम लोग इसको प्रांत एक बार देख लेते हैं जो स्टेट है उसके। तो हम लोग देखेंगे, तो इधर से अगर ये देखा जाए, ये ठीक। तो ये जो 49 वाला रेखा हम लोग यही मान लेते हैं। इसी पे जो है ये झील है, हुरन, इरी, ओंटारियो, ये सब मिशिगन, ये सब पूरा झील है यहाँ पे, ठीक है। ये 49वीं रेखा है। ये मान लीजिए यहाँ अलास्का ये है, ये कनाडा है, ठीक है। तो अगर आप हम लोग ये देखेंगे, तो अगर ये पूरा अगर देखा जाए जो स्टेट है, तो इसमें अगर जो संघ की बात करें, जो भी स्टेट है इसमें लगभग 50 स्टेट हैं। ये हमारा द्वीप इधर मान लीजिए है। तो अगर आप वर्ण करना देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा जैसे मिनीसोटा हो गया, मिनीसोटा हो गया, लोआ हो गया, और मिसौरी हो गया, अरकानसास हो गया, लुसियाना हो गया, ये सब प्रांत के नाम है, ठीक है। फिर नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा है, फिर नुब्रास्का है, तो और चले आएंगे तो उसमें आएगा कंसास है, कंसास, ओक्लाहोमा हो गया, टेक्सास हो गया, और फिर आएगा आपका मेंटाना आएगा, वोमिंग है, कोलोराडो आएगा, न्यू मैक्सिको आएगा, फिर इडाहो है, उटा है, फिर एरिज़ोना है। एरिज़ोना के बाद फिर आप अगर और देखेंगे ये साइड में, तो ये साइड में फिर ही आ जाएगा वाशिंगटन है, यहाँ पे वाशिंगटन है, वाशिंगटन नेवादा है। नेवादा के बाद अगर आप आ जाएंगे ना, वाशिंगटन है, ओरेगन है, नेवादा है, कैलिफोर्निया है। फिर इधर आप आएंगे तो विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, फिर इलिनॉइस है, इंडियाना है, ओहियो, केंटकी है, इधर आएगा। फिर उसके बाद में और अगर इधर पूर्व में जाएंगे तब आएगा आपका नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी आएगा, ये फ्लोरिडा आएगा। फिर उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, फिर मेरीलैंड, मेरीलैंड में ही वाशिंगटन डीसी जो संघ का और डिस्ट्रिक्ट है वो आएगा। और फिर मेरीलैंड के बाद न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद फिर ये अलास्का है, हवाई द्वीप। मतलब ये कुल मिला के 50 राज्य, 50 पहले देश ही थे समझिए। ये सब एक मिल करके एक संघ बनाए। ये तो संघ मतलब ये संघ का उदाहरण है। ये एक प्रकार से देखें तो जो 50 रियासत का समझिए, रियासत मतलब पहले स्वतंत्र रियासत होते थे, तो 50 देश ही समझिए इसको, ये भी 50 देश ही समझिए पूरा। मगर ये लोग संघ में मिल करके एक एक ग्रुप बनाए, और बनाने के पर्पज क्या था? बनाने का पर्पज यही था कि जैसे आप मान लीजिए किसी के पास कोयला है, इधर झील है, और इधर चांदी बहुत ज्यादा मिलती, चांदी है, और इधर मैदान है, मिसिसिपी का पूरा मैदान है, और तो ये सब पूरा मिल करके हर प्रकार के जो खेती होता है, ये खेत के बेल्ट पाए जाते हैं। खेती एक साथ में मशीनों से किया जाता है बड़े पैमाने पे। तो यही लोग ये इस कारण से खेती, ये पहली बात तो करके रेखा के समीप है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे जो है
खेती मतलब बढ़िया से होता है और उधर नदियाँ भी हैं। पानी की उपलब्धता भी अच्छी है। यहाँ पे जो है पूरा आपको देखेंगे एरी जो है, जो टाट है, ये सब जो है, ये ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र भी हैं। तो इधर ऑटोमोबाइल ज़्यादा क्षेत्र है, इधर कृषि वाला ज़्यादा पार्ट है। तो ये लोग मिल करके सब जगह से अपने हिसाब से अपना जो है संघ बना के चले। तो इसको बोलते हैं हम लोग संघ बोलेंगे, ठीक है? अब ये रहा संघ के उदाहरण। अब परिसंघ में आप देखेंगे तो परिसंघ में हम लोग ने कहा आपको यूएसएसआर आता है। तो पूर्व सोवियत संघ जो नहीं था वो, उसके बारे में तो उसमें भी 15 देश थे। 15 देश में कौन-कौन उस समय था? तो आप देखेंगे रूस है, बेलारूस है, एस्टोनिया है, लटाविया है, लिथुआनिया है, 5-6 हो गए। फिर उसके बाद मोल्दाविया है, यूक्रेन है, फिर आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये आप हो जाएँगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये तो ये 15 राज्य, 15 देश जो है मिलकर ये परिसंघ बनाए थे। फिर बाद में 1990 के बाद विघटन हो गया इसमें। तो मगर इसमें विघटन ज़्यादा नहीं हो गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा रोल है। क्योंकि जो ये टेक्सास है, वो और न्यू मेक्सिको, ये लोग जो है एक बार बोले नहीं मेरे को अलग कर दिया जाए, मैं नहीं रहूंगा मतलब संघ में। सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन दिया, नहीं ऐसा आप नहीं अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो ये डिसीजन बाद में ही कि उसी से प्रेरित होकर जो केशवानंद भारतीबनम केरला गया था, सुप्रीम कोर्ट में अपनी भी पावर याद आया। तो बाद में वो सब जो बाद में ये सब आप देखेंगे तो उसमें कार्य करना चालू कर दिया था वो केशवानंद भारतीबनम केरला से। तो ये रहा आपका ये संघ। ये फिर उसके बाद परिसंघ का ये शासन ने उदाहरण बताया। अब संघ में एक और उदाहरण आप देखेंगे तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, उसमें भी आप देखेंगे जैसे अबू धाबी है, दुबई है, शारजहां है, उम अल क्वैन है, फुजेरा है, अजमान है। तो ये 1971 में भी संघ बने। ये 1972 में एक और आया अमीरात। तो मिल करके 7 जो है, फिर 1972 में ये लोग ये भी संघ बना लिए। अब अर्धसंघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है, तब ये बढ़िया समझ में आएगा। एकात्मक क्या है? एकात्मक में हमने वो बताया कि जैसे मुगल काल है, तुगलक काल था, सैयद काल था, दौलती काल था, गुलाम वंश का था, खिलजी वंश का था। तो ये सब जितने भी थे, ये सब एकात्मक थे, मतलब एक सेंटर वाले। ये गुप्त काल में भी देख लीजिए आप, चाहे गुप्त काल देख लीजिए, मौर्य काल देख लीजिए। तो और मुगल काल में आप देखते हैं अकबर को, औरंगजेब जो भी है, तो ये लोग सेंट्रल मतलब एक ही केंद्रीकृत सत्ता पाई जाती थी, उसको एकात्मक बोलते हैं, जहाँ एकीकृत पाया जाता है। तो यहाँ एकीकृत में भी अपने संविधान में भी वर्णन है, 352 जब लगेगा तो एकात्मक रूप में आ जाएगा वो। 365 है, 356 है, तो 360 है, उसमें जब पता चलता है कि ये एकात्मक भी अपना संविधान है। तो ये एकात्मक भी है और संघ का भी रूल है। तो इसी को बोलते हैं संघ, और एकात्मक के रूप को अर्धसंघात्मक बोलते हैं। अर्धसंघात्मक ये जो जब ब्रिटिश में 1878 ईस्वी में जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट आया था, तो कनाडा ने इसी एक्ट के माध्यम से संघ बनाया था। उसी से प्रेरित होकर के भारत ने भी अर्धसंघात्मक बनाया है। जिसमें हुआ क्या, ये इसके पास पूरा राज्य है, इसके पास खुद के पूरा राज्य है। पूरा राज्य इसके पास है। इन्होंने क्या किया, संघ एक प्रकार से पूरा था, ये ऑलरेडी पहले राज्यों में बांट करके तब बनाया गया है। और ये क्या किया, राज्य मिलकर बनाए। ये राज्य ऑटोमेटिक एक ही पूरा खंड था, ये बांट करके राज्य जानबूझ के बनाए। ये यहाँ क्या था, ऐसा नहीं था, ये संधि करके मिलके बनाए हैं। ये अर्धसंघात्मक और संघ में यही अंतर है, ठीक है? तो भारत ने क्या किया, भारत का जो उपमहाद्वीप है पूरा है, तो भारत का ऑलरेडी पहले से ही राज्य था। नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुमत के प्रकार। इससे पहले हमने बताया था जो संघ क्या है, परिसंघ क्या है, एकात्मक क्या है, असंघात्मक क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है? तो आज हम लोग उससे आगे हम लोग बताएंगे। मतलब जो संघ में बताया था कि जो यूएसए इसकी ज्वलंत उदाहरण में है, और परिसंघ में हम यूएसएसआर को लेते हैं, अर्धसंघात्मक कनाडा को लेते हैं, एकात्मक हम सऊदी अरब को अगर मान लें तो एकात्मक है। तो ये रहा आपका संघ, फिर परिसंघ, एकात्मक और अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक हमने आप लोगों को बताया था जो 1878 ईस्वी में जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट था, उस समय जो कनाडा था वो उपनिवेशवाद था ब्रिटेन का। तो उस समय जो एक्ट आया तो उसी के आधार पर कनाडा का जो अर्धसंघात्मक जो ढांचा है वो बना था। उसी से प्रेरित होकर के भारत ने भी उसी को फॉलो किया है, ठीक है? तो ये रहे आपके संघ, परिसंघ, एकात्मक तथा अर्धसंघात्मक। अब हम लोग
आगे से देखते हैं कि जो बहुमत के प्रकार है ये बहुत ज़्यादा आता है। 1 नंबर क्वेश्चन में आता है परीक्षा में बहुत ज़्यादा कि क्या ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कि सांविधिक है कि मतलब ये सब के बारे में हम लोग ये समझेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग देते हैं पॉलिटी। यहाँ लिखते हैं पॉलिटी। तो ये रहा आपका। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं आज बहुमत के प्रकार। तो बहुमत के में मुख्यतः जो है आपके कह लीजिए 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। तो कौन-कौन से होता है? तो पहला हम लोग ये बोल देखते हैं साधारण बहुमत, ठीक? एक है साधारण बहुमत। साधारण ठीक है, साधारण बहुमत। आपका दूसरा हो जाएगा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, ठीक है? प्रभावी बहुमत। तीसरा अब आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक। फिर चौथा हो जाएगा आपका अति विशेष अति विशेष बहुमत, ठीक है? ये रहे आपके बहुमत के प्रकार। अब साधारण बहुमत में क्या होगा? साधारण बहुमत में ये बताया गया है कि 50% प्लस 1, ठीक है? तो वो 50% प्लस 1 न कि 1%। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी सदन में जो भी उपस्थिति रहेगी, उपस्थित तथा मत देने वाली जो भी संख्या होगी, उसका 50% प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 50% प्लस 1, ठीक। अब अगर देखा जाए कि ये 50% प्लस 1 है, तो 50% में अगर ये देखा जाए कि संख्या मान लीजिए कितनी है? संख्या हम लोग मान लीजिए 555 है, ठीक है? एक प्रकार से 555 हम मान लेते हैं, कोई भी संख्या है 555 है, ठीक है? इधर हम लोग देख लेते हैं। तो 500 इसका अगर 50 का लेंगे तो 400 लेंगे तो अच्छा है उधर आएगा। 403 का एक यूपी का विधानसभा ले लेते हैं, ठीक है? इसका बोला गया है 50%। तो अगर ये काट देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 3 है तो 2 एकम 2, मतलब कुल मिला के आ जाएगा लगभग 202, ठीक है? 202 अगर कर लेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है? वो आधे पर नहीं मानने का, 202 मानिए और प्लस 1 कहा गया है, यानी कि प्लस 1 तो यानी 203 अगर आपका 203 अगर रहेगा तो इसको माना जाएगा 50% प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका ये साधारण बहुमत का इस तरह होगा। 403 मेंबर है, उपस्थित तथा मत देने वाले की संख्या 403 है, तो आप जो है 100 इसका जो है 2 करेंगे, भाग करेंगे 202 आएगा, प्लस 1 एक कर देंगे, प्लस वो जो है तो आ जाएगा 203। ध्यान रखिएगा, अगर ये परसेंटेज करेंगे ना, 1% मतलब अगर करेंगे, 1% बराबर कितना है ये 4 सदस्य के बराबर है, ध्यान रखिएगा। अगर 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है? समथिंग पॉइंट आएगा, तो ये परसेंटेज मतलब 4 सदस्य हो जाएंगे। ये क्या बोल क्या रखा है? 50% प्लस 1। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सदस्य मांग रहा है, न कि 51%। अगर वो कर देंगे तो 51% हो जाएगा। तो ये 50-51% नहीं है, सिर्फ 50% है, प्लस 1 एक सदस्य है, ठीक है? ये रहा आपका साधारण बहुमत, इस तरह से होते हैं। अब प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत में अगर आप लेंगे तो ये आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए। सदन की कुल संख्या है, इसमें क्या है, भले 403 सदस्य होते हैं मगर डेली पूरा नहीं आते हैं,
कोई ना कोई छुट्टी रहेगा ही, मतलब रहते हैं। अगर अमूमन एवरेज अगर देखते हैं तो पूरा सदन में संख्या नहीं रहती। तो वो हिसाब से इसमें बोला है कि नहीं, इसमें आधे से अधिक प्रभावी बहुमत में होना चाहिए। ये कब होता है? इसका यूज तब होता है जब विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या विधान परिषद के सभापति, उपसभापति हैं, या लोकसभा के जो सब वो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, वो था, अगर सभापति का वो राष्ट्रपति आ जाएगा, वो तो उसमें नहीं होगा। ये प्रभावी बहुमत तभी उस पर लागू होगा। तो उसको हटाने के लिए हम प्रभावी बहुमत का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो एक प्रकार से मान लीजिए 50% प्लस समथिंग, कुछ भी मान लीजिए, एक से अधिक रहेगा तो भी चलेगा, यानी मोर, मोर देख लीजिए, ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इस हिसाब से चलिए। तो ये रहा आपका प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत करने, इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ कि ये, इसको अगर हटाने वाली जो प्रक्रिया है ना, तो प्रभावी बहुमत नाम देते हैं। हटाने वाली जो प्रोसेस मैं जो बता रहा हूँ कि जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, और विधान परिषद के जो सभापति, उपसभापति हैं, और राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, उनको हटाने की प्रोसेस में ये प्रभावी बहुमत कहा जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका साधारण बहुमत, ये रहा आपका प्रभावी बहुमत, उससे कहते हैं। साधारण बहुमत कहाँ प्रयोग होता है? जब कोई विधि बनाया जाता है तो उसमें साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उस विशेष बहुमत में क्या आएगा? तो विशेष बहुमत में आप अगर देखेंगे ना, तो इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में कौन-कौन हो जाएँगे? तो 3 प्रकार में आप देखेंगे, 1, 2। तो 3 प्रकार में आप देखेंगे, पहला प्रकार में देखेंगे, जब भी राज्यसभा में आर्टिकल 249 के तहत जब राज्य सूची के विषय में अगर कोई 2 तिहाई बहुमत से अगर राज्यसभा पारित कर देती है कि ये राज्य सूची बहुत इम्पोर्टेंस है देश हित के लिए, तो उस विषय पे, उस राज्य सूची के विषय पे संसद विधि बना सकती है। ठीक है। तो इसमें 2 तिहाई बोला गया है। 2 तिहाई, ठीक है। ये राज्यसभा के लिए होता है। ये इधर लिख देता हूँ मैं, इसको, अच्छा रहेगा ये। ये राज्यसभा के लिए है। ये यूज कहाँ होता है? तो आर्टिकल 249 में होता है। और एक और आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 312, इसमें यूज होता है। ठीक है। आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में राज्यसभा के लिए, इसमें ये रहेगा, आप 2 तिहाई रहेगा। ठीक है। इसमें 2 तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। 2 तिहाई सदस्यों की होना चाहिए, 2 तिहाई। ये इसमें 3 में। अच्छा, 2 तिहाई कैसे हो जाएगा? तो 3 एक का नाम 3, 3 एक का 9। अगर इसमें ये संख्या हटा कर हम 555 लेते हैं, बहुत मस्त आएगा। तो काटने में आसानी रहेगा, आप समझने में भी आसानी रहेगा। ठीक है। तो ये इसको मिटा देते हूँ। उसको मिटा दिए, चलिए जाने दीजिए। इसको हम लिख देता हूँ यहाँ पे 2 तिहाई। ये है आपका 2 तिहाई, ठीक है। ये तो आपका 50% ही रहेगा। तो इसमें देखिए क्या होगा। मान लीजिए अगर हम 555 मेंबर पूरा मानते हैं, सदस्य सदन में 5 से 55 सदस्य हैं, ठीक है। तो 3 से अगर काटेंगे तो बहुत मस्त हो जाएगा। हमने बोला कि 2 तिहाई सदस्यों की बहुमत चाहिए, तो 2 तिहाई आप करेंगे ना, जिसका 2 तिहाई, 2 तिहाई बहुमत इस तरह का लीजिएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 एक का नाम 3, 2 25, 3 8 24, 1 15, 3 5 15 आ गया। अब इसका इसका इससे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 एक का नाम 2, और 8 दूनी 16, 16 6 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे, तो कितना आ जाएगा? 2 का नाम 2, 8 दूनी 16, 6 हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 1 11। तो ये कैसे आ रहा है संख्या? आएगा ना ही ना। 185। अरे ऐसे कर लीजिए, सबसे बढ़िया, जाने दीजिए, छोड़िए। ऐसे 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 17 7, और 2 1 3। ये 370 मेंबर आपका आना चाहिए।
ठीक है, 370 हो जाएगा इधर, तभी नहीं आ रहा था। 370, ये 370 जो लोग रहेंगे ये, तो 370 में जो बहुमत रहेगा तो ये दो तिहाई कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मगर ये भी ध्यान रखिए, जो राज्यसभा है उसमें 233 सदस्य हैं, तो 233 सदस्य जो उपस्थिति रहेंगे उसका दो तिहाई लिया जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए 555 लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो उसमें दो तिहाई इसका लिया जाएगा, दो तिहाई 233 का, 233 सदस्य है, उसका जो है आपका दो तिहाई करेंगे, तो इसका भी करके देख लीजिए, तो नहीं आ जाएगा 323, 323, 3 चौक 12, एक आ जाएगा। मतलब इसी तरह काट लीजिएगा तो भी स्पष्ट हो जाएगा, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 323, 3 चौक 12 में आ जाएगा, मस्त आ जाएगा। 3 2 23, 327, 77 78 आएगा लगभग पेट में। चलिए, तो ये आपका इस तरह हमको ये करने का है, ठीक है। ये तो ये रहा आपका पहला राज्यसभा के लिए है, तो ठीक है। अब दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाले में आएगा जब हाई कोर्ट में की जो जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज जब होते हैं, सीएजी का हुआ, और इन सब अगर पदों पे कोई अगर आ गया, तो इसमें संसद में तब क्या होता है, दो तिहाई बहुमत के साथ उसको हटाया जाता है। होता है ना कि अब ये कोई इन पे कोई मान लीजिए करप्शन आ गया या किसी और बात पे आ गया, तो इनके खिलाफ जब संसद में लाया जाता है महाभियोग, उसको बोलते हैं महाभियोग, तो विशेषकर राष्ट्रपति के समक्ष मतलब लाया जाता है, सम्यक प्रक्रिया बताया जाता है, सम्यक प्रक्रिया के द्वारा सम्यक प्रक्रिया बोला जाता है। और जब राष्ट्रपति का महाभियोग रहता है, जब राष्ट्रपति बताया जाता है उसको महाभियोग बोलता है, संसद की समान प्रक्रिया के द्वारा इसको भी बोला जाता है। जब राष्ट्रपति के अलावा किसी और को हटाने का रहता है, तो उसमें भी दो तिहाई बहुमत इसमें भी चाहिए। तो अगर यहाँ लिख लीजिएगा, जो एससी के सुप्रीम कोर्ट का हुआ, चाहे एचसी का हुआ, और चाहे सीएजी हुए, तो ये जो पद है इसको हटाने के लिए भी दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तब जाके हटे हैं, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत की कैटेगरी में आएगा। मगर इसमें शर्त ये है, ध्यान है, इसमें शर्त तो नहीं था राज्यसभा वाले, मगर इसमें ये शर्त है, आधे से जो कुल सदन की संख्या है वो आधे से अधिक होनी चाहिए उपस्थिति उसकी, तभी ये उसका फिर आधे से अधिक होंगे तभी दो तिहाई उसका लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आधे से कम आए हैं, गढ़पुत्री जो गढ़पुत्री होता है, गढ़पुत्री के लिए जो भी संख्या है वो थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो वो संख्या नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका विशेष बहुमत में आधे से अधिक कुल सदन संख्या, जो सदन की जो संख्या है, आधे से अधिक संख्या उपस्थित सदन में होना चाहिए, ये जरूरी है। ये हटाने के लिए जब प्रोसेस आएगा, फिर ये विशेष बहुमत में भी आएगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। ये राष्ट्रपति का महाभियोग आएगा यहाँ पे, ठीक है, महाअभियोग, महाभियोग ये राष्ट्रपति के लिए आता है। तो राष्ट्रपति को भी हटाया जाएगा दो तिहाई बहुमत से ही, मगर शर्त ये है इसमें कि कुल सदन की संख्या उपस्थिति होनी चाहिए, उसका दो तिहाई चाहिए। इसमें आधे था, इसमें कुल होना चाहिए। तो 543 जो हम लोग संख्या कितना है सदन जो लोकसभा में है, लोकसभा में आपकी सदस्य जो है 543 से निर्वाचित, ये संख्या, इस संख्या का दो तिहाई चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या में कितना आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और 2 24, 3 8 24, ये तो अगर ये देखा जाएगा तो 555 था, 543, मतलब वो 265 के करीब में ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही समझ लीजिए, पूरा फिल करना पड़ेगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। 260 265 मान के लिए 260 मान लीजिए, और 360 मान लीजिए, तो 360 करीब में इसका दो तिहाई बहुमत आएगा, ठीक है। तो ये रहा महाभियोग। तो इसके लिए भी विशेष बहुमत तीन प्रकार के हो गए, ठीक है, तीन प्रकार के हैं। एक राष्ट्रपति के वो राज्यसभा के लिए है, एससी एससी और एससी और सीएजी घटाने के लिए दो तिहाई चाहिए, और एक महाभियोग राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। तो ये रहा आपका विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत हो गया, प्रभावी बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया। अब देखते हैं हम अति विशेष बहुमत। अति विशेष बहुमत में क्या है, इसमें भी दो तिहाई बहुमत ही चाहिए, यही वाला रूल इसमें भी आएगा। वो जो राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं जो हम लोग का, उनका जो है कम से कम 14 दूना 28 15 जो सहमति चाहिए, यानी एक अधिक,
यानी उनका भी 50% चाहिए, तो उसको बोलते हैं अति विशेष बहुमत। ये जीएसटी में यूज़ होता है इसका। जीएसटी परिषद है ना, तो उसमें यूज़ हुआ था जब ये या मूल ढाँचे की बात बात आए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई बातें हैं, तो अगर उसमें ये परिवर्तन किया, उसमें ये बहुमत की ज़रूरत होती है। तो ये है आपके 4 प्रकार के साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत, ठीक है? तो ये रहा उसमें बचा था वो हमने पढ़ा दिया है, आगे से हम लोग कल पढ़ाएँगे, ठीक है? थैंक यू।